जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक। आज हम देखते हैं कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होती है। क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होती है या फिर ये कोई स्पेशल टाइप है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक चीज़ मिस की है, लेकिन आप लोगों ने मुझे वो नहीं बताया कि मैंने क्या मिस की। चलो मैं ही बता देता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए पिछले लेक्चर में एक टर्म खुद छोड़ी थी जिसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स उस फोर्स को कहते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को उठाकर उसके मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पर लेके जाते हैं तो उसको रीस्टोर कर देती है। देखने में इसके अंदर छुपा हुआ है रीस्टोर। री का मतलब फिर से उसी जगह पर ले आती है। तो मतलब ये कि हम जो है रिस्टोर उसको कर लेते हैं, उसकी वो फिर उसी जगह पे जाती है, लेकिन फिर उसके जो है जो पीछे से मोशन एंड फोर्स की वजह से वो फिर आगे को चले जाती है और फिर वो पीछे को आती है। इसका मतलब है कि अ फोर्स दैट पुशेस और पुल्स अ बॉडी टुवार्ड्स द मेन पोजीशन इज कॉल्ड द रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये मैंने जो है एक टर्म पिछली जो है लेक्चर में मिस की थी, लेकिन आप लोगों ने शायद पूरी नहीं सुनी थी वीडियो, तो इसलिए जो है आप लोगों ने इसको मिस कर दिया। सो प्लीज़ आप वीडियो लेक्चर पूरा सुना करें ताकि आप लोगों को पूरी पूरी मालूमात मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपना आज का टॉपिक जिसको हमने नाम दिया है कि सिंपल पेंडुलम की मोशन क्या होती है। सिंपल पेंडुलम की मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक ही होती है, बट इट इज़ अ स्पेसिफिक केस। ये हर टाइम सिंपल हार्मोनिक नहीं होती। देखिए, क्योंकि इसको हम यहाँ से उठाएंगे यहाँ लेकर जाएंगे, ये एक आर्क की सूरत में आएगी। आर्क मतलब कि कर्व जो होता है, और फिर उसी सूरत में वापस जाएगी। यहाँ पर हमारे पास जो है जो क्या कहते हैं कि ये हमारी मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। अगर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम में चेक करें, आइसोलेटेड सिस्टम स्टूडेंट्स ये होता है कि जिसके अंदर कोई फ्रिक्शनल फोर्स ना हो। अभी जो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर एयर फ्रिक्शन है, इसके अंदर जो है हमारी कोई और भी एटॉमिक फ्रिक्शन आ सकती है, लेकिन वैक्यूम वो होता है जहाँ पे कोई भी जो है फ्रिक्शनल फोर्स ना हो, यानी कि कोई भी हमारे पास अपोजिंग फोर्स ना हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना कर रही हो। उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अभी कोरोना का दौर चल रहा है, आपको पता है कि हम कहते हैं आइसोलेशन करते हैं। आइसोलेशन मतलब कि उस तक कोई और ना पहुंच सके, वो होती है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। तो आपकी बुक से हम थोड़ा सा देखते हैं भी कि आपकी बुक वाले हमें क्या बता रहे हैं। जी, तो वो बता रहे हैं कि अ सिंपल पेंडुलम आल्सो एग्जिबिट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब कि ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जिबिट करता है, यानी कि ये इसकी मोशन शो करती है कि ये एक सिंपल हार्मोनिकली मूव कर रहा है। तो फिर क्या होगा जी जी। तो हमारे पास सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक मास होता है, इसका बॉब होता है मास m का। दूसरी इसके पास लेंथ होती है हमारे स्ट्रिंग की जिसके साथ ये बंधा होता है, और एक स्टैंड होता है जिसके ऊपर ये खड़ा हुआ होता है टू अटैच। इन तीनों चीज़ों को मिलाएं तो हम कह देते हैं कि ये एक सिंपल पेंडुलम है, जिसके नाम से शो कर रहा है आपको कि ये सिंपल चीज़ें हैं। The combination of bob of mass m suspended from a light string L to a rigid spot या फिर अपर एंड, ये हमारे पास जो मैं लेबल कर देता हूँ, चले रिजिड स्पॉट है। या इसको अपर एंड भी कह देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बॉब है, मेटेलिक बॉब, इसको कहें मेटेलिक, मेटल का होता है ये। और हमारे पास एक हमारी स्ट्रिंग है, यानी कि स्ट्रिंग धागा, कोई भी धागा ले सकते हैं आप।
इसको हम आप ना एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी कर सकते हैं कि एक आप लें, लेट्स सपोज के हमारे पास 70 सेंटीमीटर की एक धागा है और मास हमारा उसके बॉब का है 2 ग्राम, ठीक है। तो इसको आप पुट कर देंगे, इसके कितने टाइम में ये वापस आता जाता है, यानी कि इधर से शुरू करेगा, इधर से घूम के जाएगा, इधर जाएगा और फिर जो है वो यहाँ पर वापस आएगा। तो इस पूरे एक सिस्टम को कहते हैं वन वाइब्रेशन। उस वाइब्रेशन को पूरा करने के लिए क्या टाइम लगता है, उसके पास हमारे पास फार्मूला है 2π/L/g। तो जो है हमारे पास क्या है भाई कि मास जो है सिंपल पेंडुलम का हम हमेशा नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। इसके अंदर हम इसको मास को काउंट नहीं करते, क्योंकि न्यूटन ने ये साबित किया था कि वो पीसा टावर जो है, लीनिंग टावर पीसा, उसके ऊपर वो चढ़ गया और उसने ऊपर से मुख्तलिफ वेट्स फेंक गए। तो जब वो उसने स्टडी की टाइम की तो वो सभी एक ही टाइम पे नीचे गिरे। तो मतलब कि जो हमारे पास वेट जो गिरता है नीचे वो जो है इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, यानी कि उसका वज़न को हम निगलेक्ट कर देते हैं। और जी की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं और इसको सम टाइम हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कर देते होते हैं। तो इस फार्मूले के अंदर जो है वैल्यूज़ दोनों पुट कर दें तो क्या आएगा, t इज इक्वल्स टू 2π/70/10। तो क्या आ गया हमारे पास 2π/√7। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें तो जो आंसर आएगा तो वो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा इसका। इसके अंदर हम अब एक चीज़ देखते हैं कि ये देखिए कि ये किसी ना किसी एंगल के ज़रिए हमारे पास आगे जाता आता है। तो क्या ये भी एक एंगल हो गया θ1 लेट्स सपोज, और ये θ2। तो यानी कि इस तरफ जाएगा तो इसके दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, यानी कि साइन कंपोनेंट एंड कोस कंपोनेंट। और ये देखिए ये वेट हमेशा इसका नीचे रहेगा। तो क्या आ जाएगा भाई, mg ऑफ, बताइए, तो आता है cos थीटा। इधर आ जाएगा हमारे पास mg cos थीटा। इस पोर्शन पे आ जाएगा हमारे पास mg sin थीटा। और इधर से ये हमारे पास ओरिजिन था और ये W होता है, वेट इज इक्वल टू mg होता है। ये हर जगह पे यही रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो जब हम इसको उठा कर लेकर जाएंगे इधर सभी जो है हर चीज़ जिस तरह के मैंने बताया था इक्विलिब्रियम पे हो तो एक इक्विलिब्रियम पे है तो वो सभी ज़ीरो होंगे, यानी कि अभी उनकी मोशन नहीं होगी। इधर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है कि ड्यू टू इट्स पोजीशन, कि इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी वो मैक्सिमम होगी जितनी भी हुई, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसकी मोशन की वजह से एनर्जी वो ज़ीरो होगी। अब इन पोजीशंस के ऊपर जब ये मूव करेगा तब जो के ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी, और जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ये अभी मोशन में है। मोशन में हम कभी भी पोटेंशियल एनर्जी उसकी जो है वो मेजर नहीं कर सकते। तो फिर जो है हमारे पास फार्मूला जो मैंने लिख दिया है, ये टाइम पीरियड, यानी कि इसका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टी ई इज इक्वल्स टू 2π कॉन्स्टेंट इंटू √L/g, यानी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इधर हम देखते हैं कि हमने इस सब में, बच्चों उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इधर से रेस कर रहा हूँ।
कि इधर हम सिर्फ लेंगे साइन कंपोनेंट। साइन कंपोनेंट क्यों लेंगे? क्योंकि हमारी मोशन इस डायरेक्शन में तो होगी। इधर से जब हम देखेंगे तो इधर फिर एम जी कॉज ऑफ थीटा, एम जी एंड एम जी साइन ऑफ थीटा। इनको हम थीटा 2 भी कह लेते हैं। ये थीटा 1 और ये थीटा 2। तो इस डायरेक्शन में तो हमारी कोई भी जो है नहीं हो रही मोशन, क्योंकि ये इसको इधर नहीं लेके जा रहा, ये इसको इधर नहीं लेके जा रहा। तो ये हमें वापस आ रहे हैं। तो इधर हम एम जी कोज ऑफ थीटा को निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे उसको, और सिर्फ किसको लेंगे? एम जी साइन ऑफ थीटा के। और साइन थीटा जो है, साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री इधर परपेंडिकुलर है जो है। ये देखिए एम जी के तो साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है। तो एम जी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास? यूज होगा। तो इधर हमारे पास जो है आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ सिंपल पेंडुलम का। तो इधर हम थोड़ा सा जो है पिछले टॉपिक का रिव्यू कर लेते हैं कि मास स्प्रिंग सिस्टम क्या है। मास स्प्रिंग सिस्टम जिस तरह का मैं रेस करके बता रहा हूँ साथ साथ कि मास स्प्रिंग सिस्टम भी सिंपल पेंडुलम की तरह ही एक सिस्टम है जिसमें एक मास जो है मास m उसका अटैच होता है एक स्प्रिंग के साथ। तो ये देखिए ये मास अटैच होता है स्प्रिंग के साथ, इसको हम यहाँ तक लेके जाते हैं, यानी कि ये इसको हम स्ट्रेच कर देते हैं तो ये वापस स्पीड के साथ जाता है और इधर आके जो है रुक जाता है, फिर रुकता नहीं है, फिर ये वापस जाता है, फिर आता जाता है। अगर एक्सीलरेटेड सिस्टम होता है जैसे मैंने भी बताया कि ये मोशन कंटिन्यू करता है। जब सिंपल पेंडुलम का केस होता है और इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों के केस में सिर्फ एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि वहाँ पर जो है इन सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल्स टू 2 पाई, ये तो दोनों में कांस्टेंट है। किसी भी जो है हमारे पास जो आएगी इसकी टाइम पीरियड उसके लिए ये कांस्टेंट है अंडर रूट L ओवर G। इसके अंदर हम इंडिपेंडेंट ऑफ मास हैं, आप इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। और इन केस ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम T इज इक्वल्स टू 2 पाई वही m ओवर k। इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं आता, और दूसरा इसके ऊपर हम इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ होते हैं। कि एक स्प्रिंग को हमने कितना स्ट्रेच किया, क्योंकि उसका ये स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास ऐड आ जाता है और उस मास के वजह से स्प्रिंग की मोशन के ऊपर फ़र्क पड़ता है, जिसकी वजह से हम ये कह देते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ होता है और वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। तो दोनों में फ़र्क यही है बेसिकली। दूसरा ये कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो कांस्टेंट इसीलिए होता है कि वो स्पेसिफिक होता है हर स्प्रिंग के लिए। अगर हमने कोई एक स्प्रिंग लिया है तो ये इसके लिए स्पेसिफिक होगा उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम इधर वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।